अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हमारा पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं सना कहवान और आज प्रोग्राम में मेरा साथ देंगे कराची स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे फ़हीम सिद्दीकी साहब, जबकि लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे मोहम्मद अकरम अज़हरुल्लाह और लाहौर स्टूडियोज़ में ही मौजूद होंगे नाज़िम मलिक साहब। बहुत शुक्रिया आप सबका। नाजरीन, टेली न्यूज़ की जानिब से आप सबको 76वां यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और अब अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हम करेंगे निगरान वज़ीर आज़म की बात से। निगरान वज़ीर आज़म के लिए जहाँ लंबी फहरिस्तें थी, लंबी लिस्ट सामने आई थी, किस किस का नाम दिया जा रहा था, लेकिन जब ये फैसला हुआ और नाम सामने आया अनवारुल हक काकड़ का, तो बहुत सी सियासी जमातें इस पर नाखुश दिखाई दे रही हैं। जो ये माहौल है इस टाइम वो नाखुशगवार माहौल नज़र आ रहा है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि मुत्तफ़िका राय से एक नाम सामने आएगा जिस पर सियासी जमातें, ख़ास तौर पर PDM की जमातें एक पेज पर होंगी, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अपने बात करेंगे, माहिरीन से पूछेंगे कि आखिर इसकी वजह क्या है। और जो सबसे पहला सवाल है मज़र साहब आप ही के सामने मैं रखूँगी कि अनवारुल हक काकड़, निगरान वज़ीर आज़म का नाम तो सामने आ गया, क्या आपको लगता है कि अब इलेक्शन वक्त पर हो जाएंगे? बहुत शुक्रिया सना। गुजारिश ये है कि ये आपने दुरुस्त फरमाया इब्तदाइये में कि बहुत से नाम ज़ेर बहस थे, बहुत से नामों पर डिस्कशन हो रही थी, लेकिन हुस्न इत्तफ़ाक़ है कि ना दुबई में अनवारुल हक काकड़ का नाम डिस्कस हुआ, ना इस्लामाबाद में डिस्कस हुआ, और फिर समझदारों की तरफ से ये नाम सामने आ गया। सही। अनवारुल हक काकड़ बुनियादी तौर पर दरमियानी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और बलूचिस्तान के ज़िला किला सैफुल्ला की तहसील मुस्लिम बाग का एक इलाका है मेहतरज़ई, वहाँ से इनका ताल्लुक़ है। इनके वालिद गिरामी तहसीलदार थे और फिर बाद में मुख्तलिफ़ ओहदों पर रहे। इनके दादा खान अफ़क़लात के मुआलिज थे। अनवारुल हक काकड़ जो हैं, मैं इनका इसलिए पस मंज़र बता रहा हूँ कि ताकि हमारे नाजरीन को ज़रा समझ आ जाए कि इनकी शख्सियत क्या है, बैकग्राउंड समझ में आ जाए। अनवारुल हक काकड़ ने इब्तदाई तालीम कोयटा के एक मिशनरी स्कूल से हासिल की, फिर वो कैडेट कॉलेज कोहाट चले गए, लेकिन इस दौरान उनके वालिद की डेथ हो गई और वालिद की वफ़ात के बाद उन्हें वापस कोयटा आना पड़ा। कोयटा आकर उन्होंने अपना तालीमी सफ़र जारी रखा। सियासियात और समाजियात यानी पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी में उन्होंने मास्टर कर रखा है और ज़िंदगी की इब्तदा में मुश्किलात देखने के बायस अनवारुल हक काकड़ को एक आम आदमी की मुश्किलात से बखूबी आगाही है। जो पिछला डेकेड है यानी 2015 में वो बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जमान बने और उसमें फिर उन्हें मौका मिला कौमी सियासी रहनुमाओं के करीब होने का, अस्करी क़यादत के करीब होने का और भरपूर तर्जमानी करने का। सही। इसके अलावा जब उन्होंने भरपूर तर्जमानी की तो फिर वो सेनेट में आ गए। सेनेट में भी उन्होंने बड़ी जानदार तकारीर की और उनका एक मौक़िफ़ है बलूचिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से। वो सुलझू आदमी हैं, समझदार हैं। मेरा ख़्याल है वो सियासी तनाज़ात की तरफ नहीं पड़ेंगे और उनकी कोशिश होगी कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए। वो जो उलझाओ पिछले कुछ अरसे से है वो उसका शिकार शायद ना हो, चूँकि उनकी तबीयत ऐसी है, उनकी शख्सियत ऐसी है कि वो सियासी इख्तलाफात को बामे अरूज पर नहीं ले जाना चाहते, वो सियासी इख्तलाफात को बहुत ज़्यादा हवा नहीं देना चाहते। इसीलिए जो लोग ये मौजूदा पॉलिसी को चाहते थे कि कंटिन्यू रहे, वो अब मुंह में उंगलियां दबाए सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया हमारे साथ, ये नाम कहाँ से आ गया। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए ये अच्छा नाम है। अनवारुल हक काकड़ एक बेहतर सोच रखने वाले सियासतदान हैं। तो मज़र साहब, जो ताख़ीरी हरबे अपनाए जा रहे थे, इलेक्शन की राह में रुकावटें खड़ी की जा रही थी, आपको लगता है कि अब उन रास्तों में जो रुकावट थी वो ख़त्म करने के लिए आ गया निगरान वज़ीर आज़म? देखिए, जो पहली रुकावट खड़ी करने की कोशिश की गई थी वो तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से एक तजवीज़ आई थी कि जी हम पार्लियामेंट की मुद्दत 1 साल बढ़ा दें। तो मेरा ख्याल है उनका रास्ता रोक दिया गया। जिसने भी रोका वो पार्लियामेंट की मुद्दत तो नहीं बढ़ा सके। फिर इन्होंने आखिरी जो वार किया वो सेंसस के हवाले से है। तो मेरा ख्याल है अगर सेंसस हो भी जाएं और इलेक्शन कमीशन ये कहे कि सेंसस करवा लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शन 1 नहीं तो 2 माह लेट हो जाएंगे। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लेट दिखाई देते, क्योंकि आइनी तकाज़ा है। फिर हमारे यहाँ ये है कि हमें IMF ने जो स्टैंडिंग वायदा हमारे साथ किया है उसमें देखिए ये बातें दर्ज हैं
कि 1 अरब उन्होंने उस वक्त हुकूमत को दिया, फिर 1 अरब उन्होंने कहा कि हम निगरान दौर में देंगे, और 1 अरब जो है वो हम जो आने वाली हुकूमत होगी उसके दौर में देंगे। तो IMF ने भी हमें बांध रखा है। तो मेरा ख़्याल है कि हमारी जो माशी मुश्किलात हैं उसको हल करने के लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है, और सियासी इस्तेहकाम इलेक्शन के बगैर मुमकिन नहीं। अब ये जो दूसरी जमातों की तरफ आपने इशारा किया है, तो ज़ाहिर है उनकी जो 16 माह की कारकर्दगी है वो जब आईने में देखते हैं तो उन्हें नज़र आता है कि अवाम तो उन्हें पसंद नहीं करते, तो लिहाजा वो अब मौजूदा वज़ीर आज़म को, निगरान वज़ीर आज़म को इख्तलाफ की निगाह से देखेंगे, उन पे तनकीद करेंगे। एक बलोच सरदार ने भी कल ख़त लिखा था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनके ख़त को हम इन मान लें। देखिए, अनवारुल हक काकड़ जागीरदार नहीं हैं, कोई बड़े सरदार नहीं हैं, आम तबके के नुमाइंदे हैं। लिहाजा जब आम तबके का नुमाइंदा आए तो जागीरदारों और वडेरों को तकलीफ़ होती है। ठीक हो गया। अकरम साहब, आप ही की तरफ आते हैं। आपको लग रहा है कि गैर जानिबदारी का मुजाहरा करेंगे निगरान वज़ीर आज़म, क्योंकि कुछ झुकाव तो पाबंद सलासल जो शख्स है एक, उसकी तरफ भी उनका रहा कुछ अर्से, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जैसे मदर साहब ने आपको बताया, अनवारुल हक काकड़ साहब के जो बैकग्राउंड है वो इस लिहाज से तो तनाज़ात से एक तरह से देखा जाए तो वो बाहर रहे हैं। कोई इतना हाई प्रोफाइल उनका नहीं रहा कि हम उनके जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर जो उनके इख्तियारात हैं उनको जज कर पाए। और ये ज़ाहिर है उनके लिए एक बहुत बड़ा इम्तहान है। सबसे पहले तो यही हमें देखना पड़ेगा कि जो इलेक्शंस हैं पाकिस्तान में, इस वक्त असम्बली तहलील हो गई, हुकूमतें ख़त्म हो गई, लेकिन इलेक्शंस का माहौल नहीं है। किसी सियासी जमात ने अभी तक कोई अपना इलेक्टोरल बोर्ड नहीं बनाया, कोई कैंडिडेट्स की सिलेक्शन का नहीं है, बल्कि वो सारी पार्टी जो अभी हुकूमत से बाहर गई हैं वो तो कंसिस्टेंटली एक ही बात कह रही थी कि ये इलेक्शन का साल ही नहीं है 2023। उसमें राना सनाउल्लाह हैं, उसमें बाकी उनके हमायदीन हैं। तो बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि इंतखाबात होने चाहिए, ज़रूर होने चाहिए, और काकड़ साहब के लिए सबसे बड़ा टास्क इस वक्त इलेक्शंस का ही है, जो कि उसके लिए उनको माहौल बनाना पड़ेगा। क्या ये सारी चीज़ें ये कर पाएंगे? ये अभी मेरे ख्याल में काफ़ी सारी चीज़ें तवक्कुआत तो रखनी चाहिए, ख्वाहिशात भी नेक रखनी चाहिए, लेकिन बज़ाहिर जो ग्राउंड पे सिचुएशन है, जो सियासी अमल जिस तरह से पाकिस्तान में एक तरह से रुका हुआ है, जो इंतखाबात की सियासत है वो नज़र नहीं आ रही। तो इसलिए शकूक व शुबात तो बढ़ते हैं कि क्या वाकई ये इलेक्शन का साल नहीं होगा या कि हो पाएगा। ठीक हो गया अकरम साहब, आपका पॉइंट भी आ गया हमारे सामने। आप ही की जानिब बातें हैं। नाज़िम मलिक साहब, आपको भी यही लगता है, आप इत्तफाक करते हैं कि इलेक्शन टाइम पर कराने में कामयाब हो सकेंगे निगरान वज़ीर आज़म? जी, बड़ा शुक्रिया। मज़हबुल्लाह साहब ने कोई चीज़ ऐसी बाकी नहीं छोड़ी कि निगरान वज़ीर आज़म साहब के कोई तारफ़ का बाकी रह गया हो जी। हम चलते हैं दूसरी तरफ कि ये खुश नसीब निगरान वज़ीर आज़म हैं और किस्मत के धनी हैं। आप देखें कि एक पलरे में तमाम इत्तेहादी पाकिस्तान की तमाम सरकर्दा सियासी जमातें और उनका वज़न था एक पलरे में सिर्फ राजा रियाज जी। अब ये हिसाब लगाएं कि इत्तेहादियों की चवाइस उनके नाम मुस्तरद किए गए और राजा रियाज का नाम कबूल किया गया वज़ीर आज़म साहब की तरफ से 1 मिनट के अंदर। इसकी क्या वजूहत हैं ये भी मज़हबुल्लाह साहब आपको बेहतर तरीके से बताएंगे, लेकिन बात यह है कि क्या बनेगा मुल्क का, क्योंकि जो तरजीहात इन्होंने तय की हैं निगरान वज़ीर आज़म साहब ने, उनकी जो तरजीहात में शामिल है कि सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम इस मुल्क से ख़त्म करना है, और वो उस वक्त इलेक्शन कराएंगे जब वो सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। इसके लिए उन्होंने अपनी तरजीहात तय की हैं। और इसके साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो इत्तेहादी हैं वो नाखुश तो हैं, ज़ाहिर बात है उनकी बात नहीं मानी गई। इस वक्त तक आज दूसरा दिन हो गया है निगरान वज़ीर आज़म साहब के ऐलान का। आप माजी में देखते होंगे कि 1 सेकंड के अंदर ट्विटर पर ट्रेंड बन जाते थे। जनाब नवाज शरीफ साहब, जनाब जरदारी साहब, जनाब मरीम नवाज साहबा, जनाब बिलावल साहब, जनाब मौलाना फजल मान साहब, किसी के ट्विटर से निगरान वज़ीर आज़म को मुबारकबाद नहीं दी गई। ये बहुत ज़्यादा काबिल गौर बात है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड बनाए जाते थे 1 सेकंड के अंदर सोशल मीडिया के ज़रिए, लेकिन यहाँ पर इनकी खामोशी बड़ी मैनी हेज़ है। इसका मतलब है कि सब नाराज़ हैं कि राजा रियाज का नाम क्यों कबूल किया गया। मैं आपको यहाँ साथ ये भी बताता चलूँ, मेरी मालूमात के मुताबिक जो इत्तेहादियों ने वज़ीर आज़म साहब को लास्ट टाइम अशाइये में जो इत्तफाक़ किया था किसी नाम पे, वो 6 नाम थे जो इत्तेहादियों की तरफ से वज़ीर आज़म को दिए गए थे। इत्तेहादियों की तरफ से राजा रियाज का जो नाम दिया गया उस पर कोई इत्तफाक़ नहीं था, ये आप नोट रखें।
उस पर उनका इत्तेफाक नहीं था, नाम उनकी तरफ से तजवीज़ किया गया था। ये नाम दिया गया है राजा रियाज की तरफ से। राजा रियाज की क्या हैसियत है, राजा रियाज साहब को कौन ये नाम दे सकता है, और कितना काबिल फ़िक्र और काबिल गौर बात है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एकदम 1 मिनट के अंदर उस पर आमीन कहा और साइन करके बाहर आ गए। दूसरी बात मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि राजा रियाज साहब ने वज़ीर-ए-आज़म से कहा कि मेरे साथ आए ज़रा मीडिया के सामने, हम मीडिया पे मुश्तरका ऐलान करते हैं निगरान वज़ीर-ए-आज़म का। तो उन्होंने माजत की जनाब शवाशी साहब ने और कहा कि नहीं राजा साहब आप अकेले जाके इसका नाम का ऐलान करें, मेरे से मेरे दोस्त मेरे इत्तेहादी नाराज़ हो जाएंगे। इस तरह से करके उन्होंने अपनी जान बचाई। मैं उसकी तरजीहात का आपको बता रहा था कि उनकी तरजीहात में बिल्कुल एक गैर सियासी और गैर मतनाज़ा टीम बनाना शामिल है, और इसके लिए उन्होंने मरकज़ में तो अपनी तैयारियां कर ली हैं। वो पिछले 8-10 मेरे ज़राए ने बताया कि 8-10 दिनों से वो अपनी टीम बनाने की तैयारी कर रही थी। बाकी तो ये जो था आई वाश था, जो हो रहा था, नाम आ रहे थे जा रहे थे। जो मैं सबसे काबिल गौर और सबसे अहम बात आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म जनाब अनवारुल काकड़ साहब ने अपनी एक बड़ी मासूम ख्वाहिश का इजहार किया है। क्या उन्होंने कहा है? जी मुझे मरकज़ की तरह सूबों में भी गैर मुतनाज़ा अपनी टीम चाहिए। उनका इशारा तमाम गवर्नर्स और वज़ीर आला की तरफ था। वो कहते हैं कि मैं ज़िम्मेदार हूँ मुल्क में सियासी और माशी अदम इस्तेकाम के ख़ात्मे और आज़ादाना मुनसफ़ाना शफाफ इलेक्शन कराने की ज़िम्मेदारी मुझ पे है, इसलिए मुझे मेरी पसंद की टीम दी जाए सूबों में भी। ये उन्होंने एक ख्वाहिश का इज़हार किया है। इस ख्वाहिश का उनका आगे जो बड़ा मानी खेज है, ये बिल्कुल। फ़हीम के पास जाएंगे। फ़हीम, आपको क्या लगता है कि जो सियासी मुआशी अदम इस्तेहकाम है उसको ट्रैक पर लाने में कितना इंपॉर्टेंट इनका किरदार रहेगा आने वाले टाइम में, और आपको क्या लगता है कि इलेक्शन वक्त पर हो जाएंगे? सना, सबसे पहले तो मैं आपको आज ये बताऊं कि आज सुबह जब मैं घर से निकलने लगा तो मेरी बेगम ने अपनी एक डायरी जो है वो मेरे सामने रख दी, और उसमें उसने लिखा हुआ था कि मोहम्मद शाहजिल के बाबा, देखिए नाम लेने पर तो पाबंदी है ना हमारे यहाँ, तो उसने कहा था कि आज सना केवान आपसे जो भी बात करें आपने उससे इत्तेफाक नहीं करना है। सही। अगर वो कहें मुल्क में हालात जो हैं वो बहुत ख़राब हैं तो आपने कहना है हालात बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा भी कि कैसे पॉसिबल है, लेकिन उसने कहा ऐसे ही कहना है। तो जी मुल्क जो है कुछ अरसे पहले तक ऐसे ही चल रहा था, कभी घरवाली की हिदायत के ऊपर, कभी बड़े घर वाले की हिदायत के ऊपर, और फिर जब हुकूमत बदली तो हमने जो है वो बाहर भी एक बड़ा घर वाला ढूंढ लिया था। वो जो कहता था हम वो कर रहे थे। उसने कहा कि पेट्रोल बढ़ा दो, हमने बढ़ा दिया, बिजली की कीमतें बढ़ा दो, हमने बढ़ा दी। जो वो कहता रहा हम करते रहे। और अब आपका सवाल है कि वो कल वो क्या करेंगे काकड़ साहब? जी। तो जनाब कल कड़ाके फिर निकलेंगे। अच्छा। कल आपने फिर जो है वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी है। अगर पेट्रोल की कीमतें कल बढ़ गई तो आप फिर कहिएगा कि जनाब फिर वही हो रहा है जो पहले से होता आ रहा है। सब कुछ तसलसल के साथ होता रहेगा। हिदायत जिस घर से ली जा रही हैं, ली जाती रही थी, वहीं से ली जाती रहेंगी, और मुल्क जो है वो बिल्कुल उसी तरह से चलता रहेगा जिस तरह से कुछ अर्से पहले से चला आ रहा है। अब मसला ये है कि आवाम का क्या होगा। देखिए आवाम बहुत परेशान है इस वक्त। इस बात को समझना होगा कि आखिर हम 14 अगस्त के दिन भी जो है वो ये अगर कहें कि जनाब मुल्क जो है वो बहुत बुरे हालात में है और सूरत हाल जो है वो अच्छी नहीं है, तो वाकई सूरत हाल अच्छी नहीं है। काकड़ साहब के ऊपर बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जैसे अभी मलिक साहब कह रहे थे कि उन्होंने जो है सूबों में जो है वो अपनी हुकूमत बनाने की, अपनी टीम बनाने की बात की। डेफिनेटली ऐसा है, और यहाँ पर ये बात जो है बहुत हद तक अपोज की जा रही है, बिल्कुल उसी तरह से अपोज की जा रही है जिस तरह से पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह साहब ने काकड़ के नाम के ऊपर जो है वो एतराज़ किया। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी अपोज किया जा रहा है कि सिंध में वजीर आला के लिए कोई ऊपर से आया हुआ नाम जो है हम तस्लीम नहीं करेंगे। वजीर आला सिंध कह चुके हैं कि ऊपर से यहाँ कोई नाम नहीं आएगा। लेकिन आप देख लीजिएगा जो भी नाम इस वक्त चल रहे हैं, 12-13 नाम की वो बात कर रहे हैं, मुझे तो सिर्फ 4 नाम ही पता है। उन 4 नामों में से ही जो है कोई एक नाम भी नहीं होगा और एक 5वां नाम जो है वो आ जाएगा, और वो फिर सब कहेंगे कि जी ठीक है जी आप चलें। असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि जो अभी मलिक साहब या मेरे साथी कोई कह रहे थे कि किसी एक की जानिब से भी मुबारकबाद का मैसेज नहीं आया है। मुबारकबाद का मैसेज कैसे आएगा? सबको मुस्तकबिल नज़र आ रहा है। निगरान हुकूमत में सबके ऊपर डंडा चलने वाला है। पीपल्स पार्टी के हवाले से मैं आपको पहले इसी प्रोग्राम में कह चुका हूँ। मैंने आपके इस प्रोग्राम में ये भी कहा था कि जो पीपल्स पार्टी की नाम से की जानिब से जो जिलानी बिरादरान के नाम दिए गए दोनों मुस्तरद हो जाएंगे, वही हुआ। ऐसे ही। तो सबको नज़र आ रहा है कि निगरान हुकूमत में डंडा चलेगा, वो चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे मौलाना फजलुर रहमान की JUI फंक्शनल हो, JUI हो, चाहे जो है वो मुस्लिम लीग नून हो। डंडा चलना है, अच्छा वाला डंडा चलना है। काकड़ साहब को इसके लिए अपनी अच्छी टीम चाहिए, और उस टीम में सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट वो होगी कि वो होगी वजारत दाखिला की,
कि दाखिला के ऊपर कौन सा शख्स आके बैठता है। अब शुएब सड़ल साहब का नाम आ रहा है। शुएब सड़ल साहब कराची में जो है वो एडिशनल आईजी भी रहे हैं, आईजी भी रहे हैं, आईजी सिंध भी रहे हैं, बेहतरीन शख्सियत है, किसी किस्म का दबाव कबूल नहीं करते, कोई भी दबाव डाल ले कोई दबाव कबूल नहीं करते। वो जब कराची में डीआईजी थे तो उस वक्त जो है वो पीपल्स पार्टी का दौर था, उस दौर में बीबी के दौर में जो है बीबी के भाई जो है मुर्तज़ा भुट्टो यहाँ पर जो है वो पुलिस फायरिंग से मारे गए थे, तो वो किसी किस्म का दबाव कबूल नहीं करते। आने वाला वक्त काकड़ साहब के दौर का जो वक्त होगा वो तमाम जमातों के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। मज़हर साहब आप की तरफ आऊँगी मैं, आप ही आप देख लें आपके जो बाकी पैनलिस्ट हैं वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। आपकी तरफ से काफ़ी डिटेल बायोडाटा था और आप कह रहे थे कि जी इस तरह की तो कोई सूरत हाल नज़र नहीं आएगी, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। गैर जानिबदारी की तरफ इशारा कर रहे हैं हमारे पैनलिस्ट, आपको लगता है कि ये कायम रख पाएंगे इस तरह से अपना स्टेटस? नहीं, बिल्कुल रख पाएंगे, गैर जानबदार रहेंगे, गैर मुतनाज़ा भी रहेंगे। हाँ, इनसे वो तमाम लोग तंग होंगे जिनका करप्शन पे यकीन है या जो करप्शन करते रहे हैं, इसीलिए वो मुबारकबादें नहीं दे रहे। और ये दुरुस्त फरमाया फ़हीम सिद्दीकी साहब ने कि डंडा सब पे फिरेगा, तो मेरा ख्याल है फिरना भी चाहिए। पाकिस्तान के आज जो हालात हैं वो मेरे या आपके तफ़ैल तो नहीं है ना, इन्हीं के सबब हैं जो हमारे हुक्मरान रहे हैं। आज देखिए यौम आज़ादी है और हम जश्न मना रहे हैं, लेकिन हमें इस जश्न के मौके पर एक एहतसाब भी तो अपना करना चाहिए ना कि हमने मिन हैसल कौम 75 सालों में क्या खोया क्या पाया। क्या हम तनज़ली की तरफ नहीं गए? क्या हमारे यहाँ इंसाफ की क्या सूरत हाल है? हमारे यहाँ अदारों की कारकर्दगी क्या है? हमारे यहाँ जमहूरियत कैसी रही? हमारे यहाँ इंसानी हकूक़ का क्या हाल रहा? ये सारे सवाल हमारे सामने हैं। तो मेरा ख़्याल है कि अनवारुल हक काकड़ जो हैं उनकी कोशिश होगी, इसीलिए उन्होंने ये मासूम सी ख्वाहिश का इजहार किया है कि सियासी गवर्नर और सियासी वज़राए आला साइड पे हो जाए। चूँकि आपने देखा कि पिछले कुछ माह से खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजलुर रहमान के समदी गवर्नर हैं और वहाँ सिर्फ उन्हीं की पार्टी की बातें चल रही हैं। इसी तरह पंजाब में नून लीग की एक शख्सियत गवर्नर है। तो ज़ाहिर है ये सियासी शख्सियात जब गवर्नर होंगी तो मसाइल तो आएंगे। तो बेहतर यही है कि ये सियासी शख्सियात साइड पर हो जाएं। ये जो ख्वाहिश का इजहार किया है मैं समझता हूँ ये दुरुस्त है, माहौल को दुरुस्त रखने के लिए और जानिबदारी ही बरकरार रख पाएंगे। अकरम साहब, आपको लग रहा है कि तमाम सियासी जमातों को उसी तरह से कैंपेन करने का हक हासिल होगा जिस तरह से एक होना चाहिए? जी देखिए, बुनियादी बात तो यही है कि क्या हम खुद से आज की पकड़ दकड़ देख लेना, आज 14 अगस्त है और निगरानों की एक तयशुदा मुद्दत है जी, उनके पास सिर्फ 3 माह का वक्त है। उनका काम डंडा चलाना नहीं है, उनका काम एहतसाब करना नहीं है। ये मैंडेट होता है जो आप इलेक्टेड असम्बली के ज़रिए से जो हुकूमत कायम होती है, जिनको मैंडेट होता है आवाम का। निगरानों का काम सिर्फ और सिर्फ डे टू डे बिजनेस रन करना है, जो रूटीन के मामलात हैं, और उसमें भी जो प्राइमरी टास्क है वो है आपने इलेक्शंस करवाने हैं। तो ये पहले से ये सियासी जमातों की तरफ से मुबारकबाद नहीं है, यकीनन उनकी तरफ से नहीं है, क्योंकि उनकी मंशा नहीं शामिल उसमें। इवन उनकी मंशा शामिल नहीं है जिन्होंने इनकी समरी पे साइन किए हैं कि इनको निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए। अभी सबसे बड़ा जो टास्क जो मुझे सामने नज़र आ रहा है वो सिंध का है कि सिंध में अगर कायम अली शाह जो मुराद अली शाह हैं उनकी तरफ से जो नाम आएगा, अगर उनको कबूलियत नहीं मिलती, यानी कि आप जो ये निगरानों की हुकूमत कायम करना भी एक सियासी अमल का हिस्सा है। अगर हम इसको गैर सियासी तरीके से चीज़ों को जैसे कि अब सामने आ रही हैं, ये बड़ा अलार्मिंग है। इसका मतलब है कि पहले से ही प्लान किया जा चुका हुआ है। जैसे मदर साहब बात कर रहे थे कि फिर तो मौलाना फजलुर रहमान का जो मुतालबा था कि 1 साल एक्सटेंड कर दी जाए इस हुकूमत को, तो वो एक्सटेंशन तो मिल गई, लेकिन उसमें मौलाना फजलुर रहमान नहीं है। इसी तरह से जब राना सनाउल्लाह या शहबाज शरीफ कहते थे कि इलेक्शन आगे जा सकते हैं, तो अब इलेक्शन तो आगे जा रहे हैं लेकिन उसमें शहबाज शरीफ नहीं होंगे, और इसी तरह से पीपल्स पार्टी सिंध में नहीं होगी। तो ये तो वो गड़ा है जो इन्होंने खुद खोदा है और अब उसमें गिरने वाले हैं। मलिक साहब, ये गड़ा तो खोदा गया, लेकिन आपको पता है कि इस जो खोदे गड़े के अंदर हैं वो नाम भी सामने आएंगे जिनकी तवक्को भी नहीं की जा रही। जी, मैं बिल्कुल सही कहा अकरम साहब ने। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं, अब कौम की नज़रें इनकी तरफ हैं। हाँ। इन्होंने डिलीवर करना है कौम को, लेकिन इनको खुद बजाते खुद अपने गैर सियासी होने का
सबूत देना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं कि आज इन्होंने हलफ उठाया, हलफ उठाने से पहले ही चौधरी पुवेल अली साहब को एक दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे ही एक वाक़या हुआ लंदन में हिना परवेज़ भट्ट साहब का, वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। मुझे बताएं सर, हम इस पे करेंगे, इस पे भी मैं वही कह रहा हूँ मैं वही कह रहा हूँ कि इस टाइम जो माजी की हुकूमत में जो सियासी और सियासी तौर पर इंतकाम का निशाना बनाया गया, लोगों के घर तोड़ गए, मैं जो इत्तेहादियों की हुकूमत की, इन्होंने एक मिसाल कायम की है पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा, वो बड़ी खौफनाक है। और ये है कि पहले तो होती थी सियासी गिरफ्तारियां होती थी, घर में है तो पकड़ लो, नहीं तो चले लेकिन जाओ। अब खुलेआम की जा रही है। सर, पॉइंट आपका आ गया हमारे पास, लेकिन टाइम जरा शॉर्ट है, मुझे फ़हीम के पास भी जाना है। फ़हीम, आपको लगता है कि गैर जानिबदारी से ये कैंपेन भी चलाई जा सकेंगी इन्हीं निगरान वज़ीर आज़म के दौर में, जबकि आज का दिन आपके सामने है, किस तरह से पकड़ दकड़ जारी है और किस तरह से एक झंडा लहराने पर भी आपको पकड़ के ले जाती है पुलिस, या डंडे मारे जा रहे हैं? तो आपको लगता है कि सियासी जमातें तमाम कैंपेन कर पाएंगी उस तरह जिस तरह उनको कैंपेन करने का हक है? देखिए, शुरू में शायद आपने अपने दाइये में कहा, या शायद मज़हर बल्लाह साहब कह रहे थे कि किसी ने भी अभी तक अपनी जो इंतखाबी सरगर्मियां हैं वो शुरू ही नहीं की हैं, और उसकी वजह यही है कि किसी को भी इस बात का यकीन ही नहीं है कि इलेक्शन वक्त पर होंगे या नहीं होंगे। तो यही अभी सबसे बड़ा सवाल है कि जब इस मुल्क में इलेक्शन का ही डिसाइड नहीं हो पा रहा कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, तो उसके बाद ये बात करना कि इलेक्शन के लिए सबको प्लेइंग फील्ड मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो बहुत बात का सवाल है। अच्छा। अभी पहले ये तो तय करा लें किसी हल्के से, किसी जानिब से, कि इस मुल्क में वक्त पर इलेक्शन होने हैं या नहीं होने हैं। आपके पास चूँकि वक्त कम है, तो एक सवाल बस मुख्तसर सा कह दूँ कि पहले जो है वो एक उस पर सोशल मीडिया पे एक बड़ा अच्छा सा छोटा सा क्लिप चल रहा है कि मामू जो है वो बच्चे से कह रहा है कि ओए मामू नहीं बोलते, तो बच्चा ठहर के कहता है मामू ओए, तो हाँ अब मामू ओए होने वाला है। ठीक ठीक, फ़हीम का बड़ा इंटरेस्टिंग सब पॉइंट सामने आ गया है। होपफुली हमारी आवाम को भी समझ आ गई होगी कोड वर्ड्स में। अब यहाँ पे ब्रेक का वक्त तो आपसे वापस आने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने रखेंगे। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन, और अब बात करेंगे हिना परवेज़ भट्ट के हवाले से। मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है जी। लंदन में ये मौजूद हैं, अपने बेटे के हमरा ये जा रही थी लंदन की एक स्ट्रीट पर कि एक वाक़या पेश आया जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। एक वीडियो है जिसमें देखा जा सकता है कि हिना परवेज़ भट्ट को किसी ने एक बॉटल है वो पीछे से मारी है, और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और खूब जो है वो नारेबाजी उनके खिलाफ की जा रही थी, उल्लड़बाजी की जा रही थी। सवाल इससे जुड़ा हमारा यही है, नाज़िम मलिक साहब, आप ही की जानिब आऊँगी। सबसे पहले आपसे मैं पूछ लेती हूँ, बदतमीज़ी की तरफ इशारा किया जा रहा है, लेकिन एक ख़ास सियासी जमात के जो यूँ समझ लें फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पर, वो इसको बहुत सराह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो किया गया वो ठीक किया गया। आपको लगता है कि ये ठीक अमल था? जी बिल्कुल, ये जो वाक़या हुआ हम इसकी मजम्मत करते हैं। ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी का कोई वाक़या नहीं होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती ये है वो एक ऐसा मुल्क है जहाँ इज़हार राय की आज़ादी है। हमारे मुल्क में तो इज़हार राय की आज़ादी है ही नहीं है। यहाँ पर तो सियासी मुखालफिन को इस तरह दबोचा जाता है जिस तरह के वो किसी इंडियन से वो आगे हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि 70 साल की कैंसर की मरीज़ है यास्मीन राशिद साहबा, उनके साथ मुतअद्दिद ख़वातीन जेलों में बंद हैं पिछले 90 रोज़ से। उनकी गिरफ्तारियां हैं, उनकी ज़मानतें बार बार मुस्तरद की जाती हैं, किसी को ज़मानत नहीं दी जा रही। जब जैसे बाहर आते हैं उसको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिस तरह आज पुवेल साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। बात यह है कि मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मौजूदा निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब को अपनी गैर जानबदारी साबित करनी होगी। उन्हें बताना होगा कि ये माजी की पॉलिसियाँ नहीं चाह रही। अगर उनके बस में हुआ तो कर सकेंगे, अगर उनके बस में ना हुआ तो वो नहीं कर सकेंगे। मैं आपकी यहाँ पर तवज्जो दिलाऊंगा कि जो इत्तेहादी है उन पर तो सख्ता तो है, उनके लब तो छिल गए हैं, लेकिन आप इलेक्शन की वो बात कर रहे हैं जी, बड़ वक्त इलेक्शन, वो टाइम कहाँ गया जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जी इलेक्शन करवाएं? उस वक्त को क्या हुआ था? हर वो आईनी काम जो था उन्होंने नहीं किया, हर गैर आईनी और गैर कानूनी इन्होंने इकदाम किए हैं, और पाकिस्तान के आइन को, कानून को, अदलिया को इन्होंने बेवकार किया है। सिर्फ इसीलिए आज ये दरबदर हो रहे हैं, और आइंदा भी ये दरबदर होंगे, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान को बेआइन की ज़मीन बनाया है। और ऐसे सियासतदानों की पाकिस्तान में जगह नहीं होने चाहिए जिन्होंने इस मुल्क को, इस मुल्क की अवाम को अपना ज़ाती गुलाम समझा हुआ है और जागीरदारी करने आते हैं। जिस तरह बिलावल साहब ने कहा जी अगले 30 साल और पिछले 30 साल, यानी वो कह रहे हैं जी ऐसे इकदाम किए जाए मेरी और मरियम की बाड़ियाँ लगी रहें, यहाँ पर अवाम की कोई बात ना सुनी जाए।
बड़े अफसोस की बात है कि वो आज भी हमें अपना गुलाम समझते हैं और गुलाम बना के हमें आगे लेके जाना चाहते हैं। मैं इसके साथ लेकिन मलिक साहब, इस तरह से दूसरी सियासी जमात के कारकुनान तो नहीं नारे कसते यास्मीन राशिद के खिलाफ या किसी भी और सियासी पार्टी की जमात की जो खवातीन हैं उनके खिलाफ। तो इस तरह से जो ये सियासी रवैया, आपको लगता है कि जो ये रवैयात हैं आहिस्ता आहिस्ता जो बदल रही हैं चीज़ें, ये इसका जिम्मेदार किसी एक ख़ास इंसान को जो ठहराया जा रहा है, जो पाबंद सलासल है और बदतमीज़ी की जो सियासत कहा जा रहा है, इसकी तरफ बार बार इशारा किया जाता है, वो बात ठीक है, दुरुस्त है? जी, मैं यही आपसे कहूँगा कि ये बदतमीज़ियाँ, ये ख़वातीन के साथ बदसलूकी क्यों हुई। मैं कुछ मिसालों का, क्योंकि मैं बेसिकली एक रिपोर्टर हूँ। लाहौर में PTI के सियासी निचले दर्जे के सियासी कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया, साथ उनकी जो गैर सियासी घरेलू ख़वातीन हैं उनको भी पकड़ा गया, मारा गया, और दूध पीछे बीते बच्चों को उठा के मार के उनकी बीवियों को ले गए। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इस हुकूमत ने एक नई मिसाल कायम की है इन सियासी इंतकाम की। वो ये है कि इन्होंने ना सिर्फ किसी को गिरफ़्तार करना है, वो घर पे नहीं मिला, अब स्पेशल तौर पे उसका सारा घर तोड़ के आना, ये पुलिस की जिम्मेदारी थी कि सारा घर तो आप ये वजह समझ रहे हैं कि ये शायद ज़्यादा चीज़ें सियासी बदतमीज़ी की तरफ लेकर जा रही हैं। मज़हर साहब, आप भी इत्तेफाक करते हैं मलिक साहब की इस बात से, और आपको लगता है कि जो ये रवैये हैं जस्टिफाइड हैं, जो मरियम औरंगज़ेब के साथ भी हुआ, सोशल मीडिया पर हमने देखा, इससे पहले और भी काफ़ी सियासी कारकुनान के साथ जो कुछ हो चुका है, तो आने वाले टाइम में इसका मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो मेंबर्स हैं वो इस तरह से ज़हनी तौर पर बिल्कुल तैयार रहें कि उनके साथ यही होता रहेगा? देखिए, जब आप फसल कोई बोते हैं तो उसकी कटाई के लिए फिर तैयार रहें। अगर हम पाकिस्तान में सियासी बदतमीज़ी का जायज़ा लें तो आपको याद होगा कि 80 की दहाई में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के ख़िलाफ़ यही पार्टी जो है मुस्लिम लीग नून, ये क्या कुछ करते रहे और किस तरह इन्होंने गलीज़ मुहिम उनके ख़िलाफ़ चलाई। और फिर ज़ाहिर है जब इन्होंने ही आगाज़ किया है तो आज इनसे ताकतवर जो हैं उनके साथ उनको भुगतना पड़ रहा है। अब जो पाकिस्तान का नौजवान है, मलिक साहब की बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं कि देखिए, पाकिस्तान में इससे पहले ऐसे मज़ालिम नहीं हुए थे कि घरों को तोड़ा जाए। घरों का क्या कसूर है? फ्रिज तोड़ दिए जाते हैं, सोफ़े तोड़ दिए जाते हैं, दरवाजे तोड़ दिए जाते हैं, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। इन शॉर्ट बिल्कुल मतलब तकद्दुस पामाल हुआ है। मैं छोटी सी एक रिक्वेस्ट करूँगा जी मलिक साहब, कि देखें, बुशरा बीबी की एक कागज़ लहरा कर मीडिया ट्रायल किया गया। मुझे बताएं उस कागज़ की क्या हैसियत है, वो कागज़ कहाँ से आया, क्या ये साबित है? उसको भी तो कंडेम किया सर, वो भी तो बात ठीक नहीं थी, किसी की निजी जिंदगी में बुशरा इस तरह बीबी से के हाथ का मुदाखलत वो करना। कागज़ लिखा हुआ था। किसने कहा कि उनके कागज़ का उनके हाथ का लिखा हुआ था, जबकि PTI उसकी तर्दीद कर चुकी कि हमारी तो कोई डैडी गई नहीं, लेकिन सारे मीडिया ने बैठ के एक औरत का मीडिया ट्रायल जी किया। मदर साहब, जी सना, आप मुझे ये बताइए कि देखिए, किसी को आप जादूगरनी कह दें, क्या ये बदतमीज़ी नहीं है? किसी को आप इसको भी नहीं कर सकते हम, किसी को आप किसी लीडर को नशई कह दें, ये कहते रहे हैं ना। आप मुझे बताएं वो कितने दिन से असीर हैं, उन्हें कौन नशा प्रोवाइड कर रहा है? को ये बताएं। अगर वो नशई था तो कोई ना कोई नशा फिर देता होगा और इन्हीं को पता होगा। तो ये जो बदतमीज़ियाँ की हैं, इसका जवाब अब पाकिस्तानी लोग चुप नहीं रहते। पाकिस्तान का जो नौजवान है वो मेरा ख़्याल है कि सियासी तौर पर बालग हो गया है, वो इनकी ग़ुलामी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि अगला जो इलेक्शन है ये शख्सियात का शायद ना हो, ये लीडरों का इलेक्शन होगा, ये पार्टियों का इलेक्शन होगा। तो इसके और जो जिम्मेदार बड़ा लीडर आपको होगा लग रहा है मदर उसी साहब की के पार्टी जिम्मेदार खुद जीतेगी। सियासतदान है इसके, जो आवाम और कौम के इस टाइम रवैये हैं, खुद सियासतदान ही है जो इसकी वजह, इसके बैकग्राउंड यही है। बिल्कुल सियासतदान जिम्मेदार हैं जी, जो उन्होंने सिखाया। मैंने तो अर्ज़ अजलों किया की है, सियासत से यही चला आ रहा है। मैंने अर्ज़ किया कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बारे में क्या कुछ नहीं कहा जाता रहा। और फिर अभी तो खैर इनके इत्तेहादी थे आसिफ अली जरदारी, किस तरह उनकी ज़ुबान काटने की कोशिश की गई, किस तरह के मज़ालम हुए। तो वो सारे मज़ालम आप जहन में रखिए ना, तो किन लोगों ने ये सारा कुछ किया। आज वो अगर एक ऐसे मुल्क में, एक तीसरे मुल्क में कोई वाक़या हो जाता है तो उस पर बड़ी उछल कूद कर रहे हैं। क्या इन्हें अपना दौर याद नहीं? क्या ये अपनी हुकूमतों में जो कुछ करते रहे हैं वो याद नहीं? और क्या किस कदर गलीज़ मुहिमें ये औरतों के ख़िलाफ़ चलाते रहे, ये इन्हें भूल गया है? तो मैं समझता हूँ कि ये रवैया इन्होंने दिया, माशरे को ये रवैया इन्होंने दिया, आज उल्टा थप्पड़ इनके चेहरे पर पड़ रहा है। फ़हीम, तो इन्हें आपकी तकलीफ जानिब हो रही है। आऊँगी, आपसे मैं पूछ लेती हूँ, ये रिवायत किसने डाली है, आप किसकी तरफ इशारा करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ज़ाहिर है ना, परवेज़ साहिबा के साथ जो कुछ हुआ है मुझे उसकी मज़म्मत करनी चाहिए। सही।
और इसके बाद अगर मैं कुछ कहूँगा तो मुझे यूँ लगेगा कि जैसे मैं जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कुछ हुआ उसकी वजह, उसकी बुनियाद तो बहुत पहले से डल गई थी। बरलाल साहब ने उसकी तरफ इशारा कर दिया। हमें भी याद है कि किस तरह से हेलीकॉप्टर से जो है वो बीबी की तस्वीरें जो हैं वो गिराई गई, और भी बहुत कुछ इस मुल्क में होता आया है। लेकिन हम इस सारी चीज़ को अगर एक और एंगल से देखें ना, तो वो एंगल ये बनता है कि देखें पाकिस्तान के अंदर तो वो रिएक्शन नज़र नहीं आ रहा हमें उस पार्टी की जानिब से जो कुछ अर्से पहले तक सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो एंटी कैंपेन और गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करती थी, और या कहीं पे अगर उनके लोग किसी को पा लेते थे तो उसके ख़िलाफ़ भी जो है वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी होती थी। ये जो कुछ हो रहा है ये बाहर हो रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है ना वो इस वक्त बहुत ज़्यादा नाराज़ है, और वो अपनी नाराज़गी का इजहार का तरीका ढूंढ रहा है। क्या सिर्फ और सिर्फ हिना परवेज़ साहिबा के साथ हुआ है? वो जज साहब जिन्होंने जो है उन साहब को सज़ा सुनाई है, जिनका बार बार पाबंद सलासल के जिक्र करती हैं, वो जिस जगह पे जहाँ जहाँ जा रहे हैं मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में या लेक्चर्स देने, वहाँ उनके साथ भी यही कुछ इसी तरह का रवैया अख्तियार किया जा रहा है। तो इसको ज़रा इस एंगल से देखिए, सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई सर। जी जी, अच्छा या बुरा, ये डेफिनेटली इसके ऊपर बहस हो सकती है, लेकिन ये बेसिकली पाकिस्तानियों का रिएक्शन आ रहा है। आपको इसे जो है ना इसको वेट करना पड़ेगा कि ये कैसा रिएक्शन है। आप पाकिस्तान में नहीं देख रहे ये रिएक्शन, पाकिस्तान में आपको ये रिएक्शन नज़र नहीं आ रहा, ये आपको सिर्फ बाहर नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ आज़ादी इजहार राय नहीं है। मैं हिना परवेज़ साहिबा के साथ जो कुछ हुआ उसको कतन तस्लीम नहीं करता कि वो अच्छा हुआ है, लेकिन आज़ादी इजहार राय अगर आपने दी होती ना तो लोग कम अज़ कम निकल के अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते। वो निकलते कहीं पे आके किसी प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करते, किसी गिरफ्तारी के ऊपर, किसी फैसले के खिलाफ, वो कोई रैली निकालते, वो कोई मुजाहरा करते। आपने यहाँ सब कुछ जो है ना आप दबाते चले जा रहे हैं। ये जब भी होता है ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ, चाहे हम यहाँ पे MQM की बात करें, किसी की भी बात करें, ये स्प्रिंग की मानंद होता है। आप दबाते हैं और दबता चला जाता है। जब भी हाथ हटता है तो वो स्प्रिंग की तरह वापस आता है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कुछ आज बाहर हो रहा है, खुदा ना खास्ता उसको जो है वो पाकिस्तान में ना हो, तो उसके लिए सोचिए। हिना परवेज़ साहिबा के साथ जो कुछ हुआ मैं उसकी मजम्मत नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल। वो क्या कोई भी और हो उनके साथ ये नहीं होना चाहिए, हमें इसको हवा देनी ही नहीं चाहिए। अकरम साहब, आप भी अग्री करेंगे जो इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, जसारत कर चुके हैं इससे पहले भी कुछ नौजवान, अतातार की भी एग्जाम्पल हमारे सामने है, तो इसको स्नब ही करना चाहिए बजाय इसके कि ये तूफ़ान बदतमीज़ी बढ़ता जाए और बढ़ता हमारे ही गली की हड्डी बन जाए। देखिए, हिना परवेज़ भट्ट साहबा की जो पहले तो हम देखें कि उनका जो क्या स्टेटस है विद इन द PMLN जी, वो कोई पॉपुलर लीडर नहीं है। वो इलेक्ट होकर असेंबली में भी नहीं आई, लेकिन वो ट्विटर पर काफी एक्टिव रहती हैं, वो काफी डिफेंड करती नजर आती हैं मरियम बीबी को। उनका जाती जो रवैया रहा, उनका बुनियादी काम वो तो ये है कि वो मरियम नवाज साहबा की जो है ना वो तशहीर करती हैं, ये है उनका बुनियादी काम जी। और मरियम नवाज साहबा क्या कहती हैं, बुशरा बीबी के बारे में क्या बातें हुई, अभी नाज़िम जिक्र कर रहे थे कि एक वो डायरी का सफ़ा जिसको सब लोगों ने रिपोर्ट किया और ये बताए बगैर कि उनको ये खबर कहाँ से मिली। जो 5 W होते हैं खबर के अंदर, उसमें 3 W मिसिंग थे, और वो खबर हमारे जो थी पूरे पाकिस्तान में वो गर्दिश करती रही, उसके ऊपर मुज़ाकरे हुए, उसके ऊपर बहसें हुई। तो बुनियादी बात ये है कि ये फ़हीम जो बात कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल में काश ये पाकिस्तान में हो सके। ये सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसलिए कर पा रहे हैं, जैसे उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि वहाँ पे ये आपको सिविल लिबर्टीज़ हैं, आप अपने सियासी ख्यालात का इजहार कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका बाहर इसको कोई भी अप्रूव नहीं करेगा, इसको कंडेम ही करेंगे कि आप किसी के ऊपर पानी की बोतल फेंकें। जब आपके पास सियासी नज़रियात को अपनी बात कहने की इजाज़त नहीं होगी और ऊपर से आपको डंडे मारे जाएंगे, आपको जेलों में निकाला जाएगा, आपके ऊपर रातों रात फैसले होंगे, पहले से तयशुदा फैसले होंगे और आपको जेलों में डाला जाएगा, तो फिर वर्कर्स तो रिएक्शन देगा। हमें नहीं याद कि ये यहाँ पे ज़मान पार्क में क्या हुआ, 36 घंटे तक जिस तरह से जो हुआ, उसके बाद पंजाब पुलिस ने क्या किया, किस तरह से वहाँ पे चढ़ाई की गई, सियालकोट में उस्मान डार के घर में क्या हुआ, ये सारा कुछ PDM की हुकूमत के दौरान हुआ जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी उस हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा थे। तो अब यकदम हम ये नहीं कह, मुझे बहसीयत और एक खातून, मैं उनका एहतराम करता हूँ और इस रवैये की भी मज़म्मत करता हूँ, लेकिन देखना ये है कि क्या हम लोग कुछ और बातों के ऊपर भी बात करने के अहल रहे हैं, या सिर्फ हमारा एक ही रवैया रह गया कि कोहनी मार के आगे निकले और पत्थर मार के दूसरे का सर फाड़े।
क्या हम कोई पॉलिटिकल डायलॉग करने की गुंजाइश छोड़ी है? क्या आज़ादी इजहार राय का वो मयार है इस मुल्क के अंदर? अभी आप देखिए मीडिया के अंदर कितनी उस पार्टी को इजाज़त है अपने बात कहने की, जिनके ऊपर यहाँ पे लंदन में इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जो शायद ठीक भी हो कि ये उनकी कारस्तानी है। तो जब आप उनको बात करने का मौका नहीं देंगे, उनको अपना गुस्सा नहीं निकालने देंगे जिस जबर के से वो निकल रहे हैं, तो फिर इस तरह के वाक़यात को सिर्फ मजम्मत कर देना और क्या किया जाता है। असूली बात तो ये है कि मजम्मत की जानी चाहिए और करनी चाहिए, लेकिन इसके बैकग्राउंड में भी हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते माहौल है अगर जिसके अंदर ये रिएक्शन जिसकी तरफ आप मायरीन हमें इशारा कर रहे हैं और बता रहे हैं। मलिक साहब, आप बताइए, आपको क्या लगता है कि ये कल्चर, कौन जिम्मेदार है इस कल्चर को आगे परवान चढ़ाने का, और ख़त्म कैसे किया जा सकता है इस तरह के कल्चर को? देखें जी, कल्चर मिन हैसल कौम हमारा अपना है, इस पर हम किसी एक फ़र्द को, किसी एक जिम्मेदार सियासी नहीं ठहरा जमात सकते, को बिल्कुल। जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हर तरफ से ऐसा होता है। क्या पीपल पार्टी मुस्लिम लीग नून के जो जलसे होते हैं उसमें ख़वातीन वो भंगड़ा नहीं डालती, उसमें ख़वातीन अपने चेहरों पे वो बैज नहीं बनाती? जो PTI के जलसों में आ जाएँ वो ख़वातीन पर गंदी ज़ुबान बोली जाती है, और जो वो हैं वो पाक साफ़ हैं, वो हमारी माएँ बहनियाँ सारी। मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा हम आगे बढ़ें। मैं आपको बताता चलूँ कि आपने शुरू में बात की थी इलेक्शन की डिले की। मैं आपको बड़ी दो पक्की बातें बताता हूँ। एक तो 3 महीने का टाइम है इसका, हदबंदियों का जो इलेक्शन कमीशन को चाहिए। इसके अलावा 3 महीने उसके पास आईनी ऑप्शन है, वो मजीद उसको बढ़ा सकते हैं। जो दूसरी बात है जो मेरे ज़राए ने मुझे बताई, उसने कहा नवंबर दिसंबर में शुमाली इलाका जात में बर्फ़बारी हो जाती है और KP और ये सारा मुतासर हो जाएगा, वहाँ तो इलेक्शन नहीं हो सकता। इसलिए हमें बर वक्त इलेक्शन चाहिए, जो कि मार्च के बाद में, मार्च अप्रैल में कहीं हो सकते हैं। लेकिन मार्च अप्रैल से पहले हालात क्या बदलते हैं। मज़हर बल्ला साहब ने कहा जी IMF को 21 निगरानों को देनी है, वो इस शर्त से मशरूत है कि बर वक्त इलेक्शन कराएं। देखें, ये इस टाइम हम इंटरनेशनल मैनेजमेंट के तहत चाह रहे हैं, इसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं है। IMF हमारे जो वज़ीर ख़ारजा आएंगे वो IMF को मैनेज कर लेंगे। IMF जी अपनी शर्त को नरम कर देगा, हम आगे चले जाएंगे, इलेक्शन हमारे आगे चले जाएंगे। क्योंकि इस टाइम जो हमारे बॉर्डर है वहाँ पर एक इंटरनेशनल सियासत हो रही है, उस सियासत में पाकिस्तान को घसीटा जा रहा है। अगले आने ठीक है मलिक साहब, टाइम एक्चुअली शॉर्ट है, हम पॉइंट पर ही रहेंगे। हिना परवेज़ भट्ट की हम बात कर रहे हैं, सियासी अदम बर्दाश्त कब तक इस तरह से चलता रहेगा फ़हीम, और इसको कौन फुल स्टॉप लगाएगा? या आने वाले टाइम में आप इसे बढ़ता हुआ ही देख रहे हैं? पहले तो नाज़िम मलिक साहब के साथ माजरत के साथ उनकी सोर्स को मैं सलाम पेश करूंगा, जिसने उन्हें बताया कि नवंबर दिसंबर में शुमाली इलाका जात में बर्फबारी होती है। तो उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। जो हिना साहिबा के साथ जो कुछ हुआ है ये अभी आगे बढ़ेगा। अभी आपको ऐसे वाक़यात और नज़र आएंगे, लेकिन ये सब कुछ आपको बाहर नज़र आएगा। मुल्क में आपको ऐसे वाक़यात के लिए ज़ाहिर फ़िज़ा नहीं है, यहाँ पर जो है लोगों को इजहार का तरीका नहीं मिल रहा, यहाँ पर सूरत हाल उसी तरह से दबा के रखने वाली है। असल जो चीज़ होगी वो होगी जब भी इलेक्शन होते हैं, जब भी होते हैं, वो इलेक्शन का दिन बड़ा खौफनाक होगा। मुझे उस दिन बहुत ज़्यादा सूरत-ए-हाल ख़राब होती नज़र आ रही है। मुझे उस दिन का लिए डर है कि जब लोग एक वक्त में आमने सामने होंगे, उस दिन क्या होगा। अगर वहाँ बर्दाश्त का ये आलम है कि हिना साहिबा जैसी खातून के ऊपर जो है मुल्क से बाहर ये कुछ किया जा रहा है, जब इस लोग आमने सामने इस मुल्क के अंदर होंगे, उस दिन क्या होगा। तो मेरा ये है कि फ्रस्ट्रेशन निकालने दें, आप सबको प्लेइंग फील्ड दें इक्वल, और उसके मुताबिक लोगों को इस बात का मौका दें कि वो आएँ, अपनी जो भी बात करनी है वो बात करें। उसके बाद जो है ताकि उनके जो लोग हैं जो उनको फॉलो करते हैं उनमें भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन कम हो, वो भी कहें कि हाँ जी जो कुछ हो रहा है सबको बराबर का मौका तो मिल रहा है कम अज़ कम। तो ये सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। ये लेवल प्लेइंग फील्ड तो इसमें आवाम को फिर मिलना चाहिए ना फ़हीम, जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। तभी ये अदम बर्दाश्त की जो सियासत है और जो रवैये हैं को नम के रोकेंगे, फ्री हैंड दें उनको, रोके अच्छा, मैं दोबारा बात वहीं से शुरू करता हूँ ख़वातीन के हवाले से। आपको याद है, चलें ये तो वर्कर्स हैं जिन्होंने किया, लेकिन ये भी याद रखें कि ख्वाजा आसफ़ बुज़ुर्ग पार्लियामेंटेरियन हैं, वो ख़वातीन के बारे में क्या कुछ कहते रहे हैं और किस तरह की तान तशरी वो बयान करते रहे हैं। जी, इसी तरह ट्रॉली की तरफ इशारा तो नहीं कर रहे आप? इसी तरह अता तारड़ जो है उन्होंने असम्बली में कौन सा महज़ब इशारा किया था, ये सबको पता है। इसी तरह इनके बाद सीनियर रहनुमा जो कौमी असम्बली के अरकान रहे हैं, जो फैसलाबाद से 2-3 हैं, वो किस तरह के गैर महज़ब इशारे बड़े बड़े जलसों में करते रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इनका अपना रवैया। तो सर ये ब्लेम गेम की तरफ ही आप इशारा कर रहे हैं। मसला ये है, पॉइंट्स इसका मतलब सामने आ गया कि ठीक है उस पार्टी ने किया था तो इस पार्टी को भी इजाज़त होनी चाहिए। हमारा मसला ये है कि हम
अपना रवैया देखते नहीं और दूसरे के रवैये को बहुत उछालते हैं। आज दूसरे का रवैया तो बहुत उछाला जा रहा है। सबसे खूबसूरत बात, सबसे बेहतरीन बात कि अपने अंदर झांके, अपने आप वक्त हमें ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, अपने आप को एक ट्रैक पर लाने की ज़रूरत है, तभी बाहैसियत कौम हम सिविलाइज्ड हो सकेंगे। जो ये दम बर्दाश्त है, ये जो बदतमीज़ी की सियासत है, इसको हम ओवरकम कर सकेंगे। ब्रेक पर जाना है मुझे, ब्रेक से वापस आने के बाद हम अगला सवाल आपके सामने रखेंगे। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। आज 76वां यौम आज़ादी है, जश्न का दिन है, पूरी कौम सड़कों पर है और आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है जोश व जज्बे के साथ। हमने टीवी पर भी देखा किस तरह से तकरीबात का आज एहतमाम किया गया था। लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल, 14 अगस्त का आज दिन, लेकिन क्या हम आज़ाद कौम हैं? मलिक साहब, आपको लगता है कौन सा पाकिस्तान का जज्मे यौम आज़ादी हुआ है जिसमें दफ़ा 144 लगाई गई है? ख़ास करके ये लगाई गई है कि एक ख़ास पार्टी का परचम उठा के कोई ना आए और सोशल मीडिया भरा हुआ है, ऐसों को पुलिस पकड़ी है, सादा कपड़ों वाले पकड़ रहे हैं, सड़क पे मार रहे हैं, औरतों के दुपट्टे खींच रहे हैं। ये इस तरह का पाकिस्तान हमें चाहिए कि आप इस तरह की मिसालें आप यहाँ पे कायम करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक ही तरह का बयानिया होगा, एक ही पार्टियाँ मिलकर सियासत और हुक्मरानी करेंगी, किसी और को, अवाम की पार्टियों को, अवाम के लोगों को इसमें सियासत करने का कोई हक नहीं है। पाकिस्तान को, मैं इसलिए ये प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि जो निगरान वज़ीर आज़म आए हैं इनको अपना गैर जानबदाराना साबित करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त जेलों में 10 से लेकर 15,000 बेगुनाह लोग कैद हैं और सिर्फ उनको सियासी इंतकाम की खातर उनको जेलों में बंद किया हुआ है। जो मजदूर तबका है, आम दुकानदार मजदूर तबका है, रेडी वाला, ठेले वाला है, वो कोई कारोबारी लोग नहीं है, वो सियासतदान नहीं है, वो बेचारे मजदूर लोग हैं जो अपने जोश जज्बे में बाहर आए, वो पकड़े गए, अब तक जेलों में कैद हैं। और मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म को चाहिए कि सबसे पहले आके जो गैर ज़रूरी और मजलूम और किसी जुर्म के बगैर सियासी कैदी जेलों में बंद हैं उनको रहा करने के अहकाम सादर करें। इससे उनकी नेकनामी भी होगी और उनके गैर जानबदाराना की तरफ पहला कदम होगा। और यही कौम चाहती है कि हमें यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा जुल्म का निज़ाम 1.5 साल में सहा है, ऐसी ऐसी मिसालें कायम की हैं जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं थी। वज़ीर आज़म साहब से यही गुजारिश है कि आप आएँ, अपना काम शुरू करें। इलेक्शन ना होना, वक्त भी होना या ना होना शायद उनके बस की भी बात नहीं है। इलेक्शन कब होगा? जब कराने वाले जानेंगे वो इलेक्शन भी हो जाएगा। लेकिन आपके पास जितना टाइम है, खुदा रहा है आप मुल्क और कौम के दरमियान ये नफरत की दीवारें ख़त्म करें, बेगुनाहों को इंसाफ दें, माशी तरक्की। लेकिन मलिक साहब, बस बात करें तो इस पर पाबंदी भी है, कुछ आईन और कानून है इसके आड़े आ जाते हैं और कहा यह जा रहा है कि जो गिरफ्तारियां की गई हैं वो बिल्कुल ठीक की गई हैं, बजानिब की गई हैं। मदर साहब, आपकी जानिब आते हैं यही सवाल, हम आज़ाद कौम हैं? देखिए, आज़ाद कौमें जो हैं वो अपने रवैये से बताती हैं कि हम आज़ाद हैं या नहीं हैं। एक रवैया नाज़म मलिक साहब ने आपके सामने पेश किया, ये रवैया दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि ये रवैया नाइंसाफ़ी पर मुश्तमिल है। मैंने तो पहले भी अर्ज़ किया है कि हमें आज के दिन ये जायज़ा लेना चाहिए कि क्या हमारी समत दुरुस्त है, क्या हमने तरक्की की है, क्या हमने अपने आइन की पामाली तो नहीं देखी, क्या हमने इंसानी हकूक़ का एहतराम किया है या नहीं किया, क्या हमारे यहाँ इंसाफ के अदारे जो हैं वो मुकम्मल इंसाफ देने में कामयाब हुए हैं या नहीं, क्या पुलिस का रवैया हमारे यहाँ दुरुस्त है, क्या हमारी रियासत जिसको हम टैक्स देते हैं क्या वो लोगों को मुफ्त तालीम दे रही है, क्या वो सेहत का बेहतर निज़ाम दे पा रही है, क्या वो खुराक दे पा रही है, क्या वो छत दे पा रही है या नहीं। जो बुनियादी हुकूक हैं, ये बुनियादी जो हमें आइन जिसकी गारंटी करता है जी। तो पाकिस्तानी आम लोग जो हैं वो बेचारे टैक्स भी देते हैं। फ़हीम सिद्दीकी साहब बहुत बेहतर जानते हैं कि पुलिस का रवैया फिर लोगों के साथ कैसा होता है, क्या होता है। आप मुझे ये बताइए कि अभी किसी शख्स की गाड़ी चोरी हो जाए तो क्या रियासत उसको गाड़ी नहीं फ़राहम करती है? बिल्कुल भी नहीं करती, बल्कि उसको FIR दर्ज करवाने के लिए भी सिफारिशें करवाना पड़ती हैं या रिश्वत देना पड़ती है। तो ये रवैये इस तरह आप और देखें, मुख्तलिफ़ शोबे हैं। देखिए जैसे PIA है, क्या हम तरक्की कर गए उसमें या तनज़ली की तरफ गए? रेलवे है, मुख्तलिफ़ शोबे हैं। तो हमें बसयत मजमूई, बसयत कौम देखना चाहिए
ठीक है सड़कों पे बहुत लोग हैं, लेकिन ये तो हमें देखना चाहिए कि हम तरक्की की तरफ गए हैं या नहीं, और हमारे रवैये क्या ज़िंदा कौमों या आज़ाद कौमों की तरह के हुए हैं या नहीं। तो मेरा ख़्याल है कि रवैये बता रहे हैं कि अभी तक ऐसे रवैये सामने नहीं आए कि हम एक ज़िंदा और आज़ाद कौम की हैसियत से साबित कर सकें कि और ये फ़हीम, हमारे महंगाई देखें तो उरूज पर है, डॉलर और पेट्रोल की कीमत देखें, उनके फैक्ट्स कुछ और बताते हैं, फिर भी हम एक आज़ाद कौम का नारा लगाते हैं और आज का दिन मना रहे हैं। आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? देखिए, मुझे तो आज़ादी घर में भी नहीं है बोलने की भी, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं एक आज़ाद कौम में। अच्छा, लेकिन एक बात जो है ना, मैं नाज़िम मलिक साहब से ज़रा कहना चाहूँगा। मलिक साहब, आज जिस सूरत हाल की बात कर रहे हैं कि आज जो कुछ हो रहा है मुल्क में, ये कराची में 92 में हुआ, फिर 96 में हुआ, फिर 2003 में 13 में हुआ। यहाँ के लोगों को आज़ादी के माने आप क्यों नहीं समझा पाते? यहाँ के लोगों को आज़ादी नहीं चाहिए। यहाँ पे जिस तरह से कराची ऑपरेशन वक्तन फ़वक्तन होते रहे, लोगों की चादर और चरदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता रहा, नौजवानों को उठा के गायब किया जाता रहा। आज तक दर्जनों नौजवान जो हैं वो लापता हैं, जिनकी माएँ जो हैं वो अदालतों में खड़े होकर बिलक बिलक कर रोती हैं। एक शख्स के ऊपर आपने जो है, आपको कोई उसके ऊपर वो हो सकता है कि उसने कोई गलत काम किया, गलत बात की, 10 साल से आपने उसके ऊपर पाबंदी लगा रखी है। उसके चाहने वाले जो हैं वो लाखों की तादाद में मौजूद हैं, उनके ऊपर आज भी अपनी पार्टी का परचम उठाने पर पाबंदी है। ये जो 10 साल पहले या 20 साल पहले हुआ था, अगर उस वक्त उसके ऊपर बात कर ली जाती तो शायद आज जो कुछ मुल्क भर में हो रहा है उसके ऊपर हमें बात करते हुए इतनी तकलीफ नहीं होती। तो मेरा सबसे पहला वो ये है कि आज़ादी को देखना है ना, तो फिर आज़ादी सबके लिए यकसा होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि फ़लाँ शख्स के लिए आप आज़ादी की बात करें और फ़लाँ शख्स के लिए आप कहें कि इसको तो आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए। तो अब आपने महंगाई की बात की है, महंगाई इस वक्त मुल्क का एक ऐसा इशू बन चुका है कि मैं तो समझता हूँ कि आम आदमी पता नहीं कैसे जी रहा है। बिल्कुल ठीक है। महंगाई की हम बात करें, आपको इसके बावजूद लगता है कि अभी जो महंगाई की सूरत हाल है उसके बावजूद आज़ाद हैं हम? देखिए, पाकिस्तान जो बनाया गया था, अगर आप कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तकारीर देखें तो उन्होंने इस खित्ते के जो मुसलमान थे मुत्तहिदा हिंदुस्तान के, उनको सियासी और उनके मुआशी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान बनाया था। ये बुनियादी नुक्ता है। तो अब सादी सी बात है कि क्या पाकिस्तान में आपको सियासी हकूक़ हासिल है? क्या आपको मुआशी हकूक़ हासिल है? जैसे मदर साहब बात कर रहे थे, जैसे फ़हीम बात कर रहे थे, पाकिस्तान में आप कोई बंदा भी नहीं कह सकता कि उसको सियासी हकूक़ हासिल है। कोई बंदा नहीं कह सकता। मुआशी हकूक़ से मुराद ये है कि आपको फ़िक्र ना हो और आपके बच्चे स्कूल जा सकें, आपको तालीम के साथ सेहत, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलतें हों। पाकिस्तान की रियासत, ये चीज़ें वो हैं जो हमें कई दहाइयों तक मिलती रहीं। रियासत इतनी मजबूत थी। आपको पता है कि जब पाकिस्तान बना था तो 1 रुपया जो है $1 के तकरीबन बराबर था, कुछ फ़र्क था। आज आप देखें कि आप डॉलर के शिकंजे में फंसे हुए हैं। बेशक ऐसे अभी बदर साहब बात कर रहे थे, वैसे मेरे ज़हन में नुक्ता आ गया कि अभी $1 अरब हमें निगरानों के दौर में IMF ने देना है। लेकिन आप ये ज़हन में रखें कि अगले साल आपने $25 अरब जो हैं वो वापस करने हैं, जो आपने कर्जा लिया हुआ है उसके ऊपर जो सूद है। तो ना आपके पास सियासी आज़ादी है, ना आपके पास मुआशी आज़ादी है। हम बुनियादी तौर पर तो कायदे-आज़म के बनाए हुए पाकिस्तान में नहीं रह रहे। बिल्कुल हम ठीक तो है, उस सियासी पाकिस्तान में आज़ादी रह नहीं रहे है, हैं जो मुआशी आज़ादी नहीं है। 1977 में जनरल और ज़ियाउल हमारे हक ने बनाया माहिरीन था। के मुताबिक अकरम साहब, ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट हमारे सामने आ गया है। आज़ादी की बात करनी है, आज़ादी को देखना है तो इक्वालिटी की बात भी करनी होगी, उसी के बाद हम जस्टिस की तरफ भी जा सकेंगे और तरक्की की तरफ भी बढ़ सकेंगे आगे। बहुत शुक्रिया अपने तमाम माहिरीन का। इसके साथ ही मुझे सना कहवान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।